हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग वन शॉट सीरीज शुरू कर रखे थे इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको दे दिए हैं। आई बटन पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने आपको दे दिया है डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके साथ में मैंने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी खत्म किया है और साथ में मार्केट मैकेनिज्म भी। ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी रिविजन के समय, जब आपको कुछ भी नहीं आता होगा या आप पूरा पढ़ चुके हैं और रिवाइज करना चाह रहे हैं अपना पूरा यूनिट। तो ये सिलेबस पूरा डिटेल सिलेबस है 2023 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो पिछले जो भी वीडियोस थे वो उस साल के रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पर बनाए थे मैंने, और अभी जो वीडियोस मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज में लेकर आ रहा हूं वो 2023 बोर्ड्स में आपको हेल्प कर रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आप ये बोलते हो मुझे कि आप जल्दी जल्दी वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो सर, आप कम से कम 1000 व्यूज तो एक वीडियो को पहुंचने दीजिए। आप फटाफट से ये वीडियो अपने क्लासमेट से शेयर करिए। जितनी जल्दी 1000 व्यूज मैं इस पे टच करूंगा, अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो, उतनी जल्दी थोड़ा सा तो मोटिवेशन हो यार, कि यार बॉस 1000 बच्चे तो वो वीडियो देख रखे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। पिछला वीडियो हमारा 1000 व्यूज क्रॉस किया है, इसलिए आज ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। लॉज ऑफ रिटर्न्स काफी अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है आपकी फ्रैंक बुक में। तो शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर, और मैं बताने जा रहा हूं कि इसको कैसे कवर करना है। तो मैंने कोई भी चीज इस चैप्टर में नहीं छोड़ी है, बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलो भाई, लॉज ऑफ रिटर्न्स में सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है। अमूमन इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। हाउएवर, अगर आपको स्कूल में ये डेफिनेशन लिखकर आनी पड़ेगी तो क्या लिखोगे, मैंने यहां पर लिख दिया है एज इट इज, फ्रैंक बुक से कॉपी किया है मैंने ये चीज। इट शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड per unit time with the given amount of inputs when the best technique available is used। कि भाई हम मैक्सिमम कितना कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड इनपुट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसको बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा, अब हमें दो चीजें पढ़नी है, बिकॉज हमें दो चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये शॉर्ट रन क्या होता है और ये लॉन्ग रन क्या होता है। ठीक है ना, अभी हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात नहीं कर रहे, हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या होता है। तो शॉर्ट रन में बॉस होता क्या है, इस टाइम पीरियड में ना फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज, मतलब शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते ही होते हैं, और लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते हैं। आप एज इट इज यूज कर सकते हो। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज करो, साथ साथ नोट्स बना लो, बिकॉज ये नोट्स आपको एक्सट्रीमली हेल्प कर रहे होंगे जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ के रिवीजन कर रहे होंगे। तब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अभी प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस कर लिया, शॉर्ट रन डिस्कस कर लिया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, चलिए वो देख लेते हैं भाई। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बोलता है, यह बोलता है वन यूनिट इज वेरिएबल, रेस्ट ऑल आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर केवल एक वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। सिमिलरली लॉन्ग रन में ऑल यूनिट्स आर वेरिएबल फैक्टर, एक भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। बात समझ में आ गई आपको, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हमें लॉज ऑफ रिटर्न्स पढ़ना है। लॉज ऑफ रिटर्न्स दो तरह से आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एक पढ़ना है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू अ फैक्टर को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और रिटर्न्स टू स्केल को बोलते हैं अपन लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये याद रखना, शॉर्ट रन में क्या था, एक वेरिएबल फैक्टर, बाकी सारे फिक्स, और लॉन्ग रन में क्या था, सारे वेरिएबल फैक्टर। याद रहेगी ना बात, जैसे वो तुम्हें याद है आज तक। सर कैसी बातें करते हैं आप यार, आप सर पढ़ाइए सर, आप दुखती नसों पे हाथ मत रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेगा कोई, कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक पर आते हैं। अब हमें सीखना है कि टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एपी क्या होता है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट क्या है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट मैंने बोला गिवन यूनिट से
एक कंपनी ने, एक फैक्ट्री ने कितना टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाया है, उसे बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट होता है भैया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मतलब टोटल प्रोडक्शन को अगर यूनिट से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशन इन टीपी। जैसे टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ये आपने टीसी एमसी ये सब भी सीखा होगा, वहीं से आया है। एमयू यूटिलिटी भी सीखा था आपने तब। ठीक है बॉस, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी वाली बात तो नहीं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन विद द गिवन यूनिट ऑफ इनपुट्स। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? पर यूनिट ऑफ टीपी। एमपी क्या होता है? चेंज इन टीपी। ठीक है। अच्छा, अगर इसी बात को एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताया जाए तो मजा आ जाएगी। आइए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है। मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ कुछ चीजें यहां पर पहले से ही लिख रखी हैं, सो दैट टाइम की बचत हो सके, बस इसलिए आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप जल्दी से सब कुछ समझ सको बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हमको टीपी दे रखा है और यूनिट्स हमारी 0 से स्टार्ट हो रही हैं। पेन का कलर कर लेता हूं चेंज। तो 0 पर सब कुछ डैश आएगा। वी कैन नॉट फाइंड इट आउट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं एपी। एपी का फॉर्मूला तुमको पता है, टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स। तो 100 डिवाइड बाय 1 इज 100, 220 डिवाइड बाय 2 इज 110, 360 डिवाइड बाय 3 इज 120। क्या तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते हो? निकाल सकते हो ना भाई सभी लोग? अब इसे 520 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा 130, 650 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 130, 750 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा 125, उसके बाद आ जाएगा 120। आप समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं अपन? 110। उसके बाद आ जाएगा बच्चा 97.7। आप भी सॉल्व करिए लाइन बाय लाइन। वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए क्या आप सही सॉल्व कर रहे हो। और 770 डिवाइड बाय 11 इज 77। सबको निकालना आ गया। एपी कैसे निकाला है हम लोगों ने? एकदम क्लियर है। एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी निकालेंगे चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी। देखो भाई, पहले यूनिट पर क्या है? पहले 0 पर तो डैश आ गया, पहले यूनिट पे 100। इसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म हमें पता नहीं, तो 0 होगा। 100 माइनस 0 इज 100। अब इन दोनों के बीच में चेंज कितना रहा? 220 माइनस 100 इज 110, 360 माइनस 220 इज हाउ मच? 140, 520 माइनस 360 इज हाउ मच? 160, फिर देन 130। क्या लाइकवाइज तुम क्या चेंज नहीं निकाल सकते हो? क्या तुम चेंज निकाल लोगे? एमपी निकालना आ रहा है, चेंज इन टीपी। ठीक है बच्चा। फिर 750 माइनस 650 इज 100, and then likewise it is 90, then it is 40, then it is 880 minus 880 is 0, then it is minus 50, and then it is minus 60। क्लियर है बॉस? सब कुछ निकालना आ गया यार। अगर तुम्हें टीपी दे रखा है तुम एपी एमपी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर एपी दे रखा है तो भी तुम टीपी और एमपी निकाल सकते हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना जिसमें टीपी ना दे रखा हो। लेट्स से अगर टीपी ना दिया होता तो क्या तुम एपी एमपी निकाल लेते? हाँ भाई, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। एमपी दे रखा होता तो क्या टीपी निकाल आता? हाँ भाई, एडिशन करने से निकल आता। ठीक है ना? तो ये एक बार ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि तुम्हें समझ में आया है या नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं बॉस। और अगली चीज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप का ऐसे नाम आता है, खुश मत हो जाओ बदतमीजों, ये रिलेशनशिप बिटवीन है एपी और एमपी के। ठीक है, तो चलो भाई एक काम करते हैं, जरा एपी और एमपी का आप बनाओ मेरे साथ साथ डायग्राम, और फिर हम लोग इसको रिलेशनशिप निकालते हैं। या क्या होता है? एक्स एक्सिस 0, ये वाई एक्सिस है। चलो फटाफट से आप मेरे साथ इसका डायग्राम बनाओ। बिना डायग्राम के कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ये बात याद रख लेना। डायग्राम बनाकर ही आना, चाहे क्वेश्चन में बोला हो कि डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है। ये ऑटोमेटिकली बात है कि आपको डायग्राम बनाना है। जैसे मम्मी ने बोला हो पानी की बोतल भरनी है या नहीं भरनी है, ऑटोमेटिकली मतलब है तुम्हें भरनी है। ठीक है, मार खाने से बचो और पानी की बोतल भरो। सर ठंड आ गई है सर। तो क्या हुआ? एपी एंड एमपी। चलो भाई, एपी और एमपी का डायग्राम बना रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ बनाइए। ये कैसा डायग्राम बन गया भाई? दिस इज एपी। ठीक है, या एक मिनट रुको, पहले एमपी बना लेते हैं अपन। दिस इज एमपी और एपी बहुत ध्यान से बनाना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। सीधा और इसके आगे फॉल। दिस इज एपी। याद रखना, जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर एपी मैक्सिमम होना चाहिए।
ठीक है, बनाओ फटाफट। चलो भाई, इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन ए। अब लिखते हैं इसके बीच का रिलेशनशिप, फटाफट से देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप कह रहा है। आओ समझो, आओ समझो। कह रहा है कि जब तक एमपी ज्यादा है, देखो ग्रीन वाली लाइन ज्यादा है ना, जब तक एमपी ज्यादा है एपी बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड लाइन, जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी फॉल कर रहा है। और जहां पर एपी और एमपी कट कर रहा है वहां पर एपी कांस्टेंट है। इन तीन बातों को अगर हम लोग वन वर्ड बाय वर्ड लिख दें तो वो रिलेशनशिप हो जाएगा। आओ जरा लिख के देखते हैं कि मैंने क्या बोला है आपको साहब, और आप वो मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप पर आते हैं। चलो भाई, पहला पॉइंट, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, AP is rising. Second point, when MP is less than AP, AP is falling. Similarly, when MP is equals to AP, AP is constant. आई बात समझ में? ऑल सेट एंड डन, क्लियर लग रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अच्छा लग रहा है सर? थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है चैप्टर में। बढ़े आगे, अगले रिलेशनशिप पर आ जाएं। अब तुम्हारे रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही, याद रखना। अब बात कर रहे हैं हम लोग अगले रिलेशनशिप के ऊपर, और वो अगला रिलेशनशिप है टीपी और एमपी के बारे में। आइए भैया, टीपी और एमपी के बारे में भी हमको थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, और हम डायग्राम बनाते हैं आपकी बुक के जैसा, ताकि आपको जरा से भी टेंशन वाली बात ना आए। हम हालांकि ये डायग्राम एक ही ग्राफ के अंदर बना सकते थे, लेकिन हमारी बुक में अलग अलग बनाया, और बुक में अलग अलग बनाया है तो तुम्हारी मैम को भी तो यही वाला पसंद है, तो जो मैम को पसंद है वही करेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़े आगे। सो दिस इज टीपी एंड दिस इज MP. This is TP and this is MP. चलो इसका लिखते हैं हम लोग रिलेशनशिप। अब देखो क्या होता है, जब तक MP पॉजिटिव है मेरी जान, इस वाले पॉइंट से पहले देखो MP पॉजिटिव है, जब तक MP पॉजिटिव है TP बढ़ रहा है। जब MP 0 हुआ TP हो गया मैक्सिमम, जब MP नेगेटिव हो गया TP फॉल करने लगा। इस पॉइंट को कैसे लिख दे हम लोग? लिखो भैया, पहला पॉइंट, as long as MP is positive, TP is increasing. ठीक है, बराबर बात है ना? सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। क्या बोल रहा है? when MP is 0, TP is maximum. ठीक है ना भाई? जब MP 0 है उस पॉइंट पर TP मैक्सिमम है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? when MP becomes negative, TP starts falling. और जब MP नेगेटिव हो गया TP गिरने लगा। ठीक है, क्या सर ये जो डायग्राम लिखा है आपने डायग्राम बना के आएंगे, और आपके दिए हुए अगर एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे तो नंबर मिलेंगे? पूरे के पूरे मिलेंगे जान मेरी, पूरे के पूरे नंबर पाओगे तुम। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ सर बढ़ी जाइए, इतना कह रहे हैं तो अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक ये है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर को थोड़ा और डिटेल में बताते तो सर आप मजा आ जाता थोड़ा सा यार। ठीक है, तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर पे आ रहे हैं हम लोग, और रिटर्न्स टू अ फैक्टर तीन तरह से होता है। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दूसरा होता है बेटा कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैं ये तीन चीजें तुमको एक शेड्यूल के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब ये है आसान से भाई, देखो जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और उस केस में टीपी मेरा बढ़ रहा है,
उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दूसरा क्या हो गया कि जब बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन हो गए फिक्स फैक्टर के साथ, टीपी मेरा बड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और जब हमारा टीपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब जरा मैंने एक शेड्यूल तुम्हें कराया था, ये याद रखो। अब अगर मैं इसी बात को इसी शेड्यूल के थ्रू तुमको बताऊं तो तुम्हें इतनी बढ़िया बात समझ में आएगी। जरा देखो भाई, अगर मैं बोल रहा हूं लेट्स से 100 से लेकर 130 तक, उसके बाद मैंने 100 से लेकर मार्क कर दिया है 0, फिर ये है, ये देखो भाई, अगर मैं तुमको यहां पर 3 स्टेजेस दिखाऊं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहली स्टेज में देखो टीपी यहां तक बढ़ रहा है, इस जगह तक टीपी बढ़ रहा है, टीपी देखो बढ़ रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद देखो ये टीपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, डिमिनिशिंग या कांस्टेंट रिटर्न्स, और इसके बाद फॉल करने लगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इसको नेगेटिव रिटर्न्स भी बोलते हैं। डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है साहब? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है, इन्हीं तीन स्टेजेस को कंबाइंड करके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है when as more and more variable factors are combined with fixed factors, TP increases initially at an increasing rate, eventually it increases at a diminishing rate, and thereafter it starts फॉलिंग। टीपी पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद टीपी फॉल करने लगता है। इन्हीं तीनों को हम लोग को एक स्टेज के थ्रू बताना होता है, उसको बोलते हैं अपन लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मेरे साथ साथ चाहो तो तुम ये पूरा आंसर नोट कर सकते हो। शुरू करें, नोट कराना शुरू करें। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ के ऊपर। मेरे साथ साथ चाहो तो तुम लिख भी लो, लिखो भैया, मेरे साथ साथ देख लो। as more and more units of variable factor are applied to a given fixed factor, TP may increase at an increasing rate। मेरे साथ साथ लिख लो भाई सब लोग, at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate, इसको बोलते हैं अपन लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ। एज इट इज लिखकर आनी होगी तुमको स्टेटमेंट ऑफ लॉ पेपर में, याद रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना। स्टेटमेंट ऑफ लॉ से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगा, और हर एक लॉ कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो 100% पेपर में आ ही रहा है, और कैसे लिख के आओगे मैं भी बता रहा हूं तुमको। लॉ लिखा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर लिखोगे अजम्पशन। अजम्पशन क्या होते हैं साहब, जरा वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अजम्पशन क्या कह रहे हैं जरा पहले लिख लो। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी ना अपग्रेड हो गई हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने, ऑल इनपुट्स आर होमोजीनियस, मतलब जो हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं वो एक जैसे ही हैं। ऑल इनपुट्स आर होमोजीनियस, और उसके बाद एक और लिख लेते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट some units are kept fixed
while others are varied, while others are varied। ऐसा करके कोई भी 2-3 तुम अजम्पशन लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में भी आ रही होगी भैया कि टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट लेनी है और जो हम इनपुट यूज कर रहे हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए, और जो हमने ये एज्यूम कर रखा है कि सम इनपुट्स आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन लिख लिया, उसके बाद क्या करके आओगे? उसके बाद तुम बनाओगे डायग्राम। चलो भैया बाबू राव, अब आगे तुम्हारी अगली चीज, अब बनाओगे तुम डायग्राम, और डायग्राम के सबसे ज्यादा नंबर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2.5 नंबर तो केवल डायग्राम के हैं, बाकी सबके 2.5 नंबर। ठीक है, तो डायग्राम एकदम दिल से बनाना मेरी जान, वरना दिक्कत में आ जाओगे। चलो, तो डायग्राम हम लोग 2 पार्ट में बना रहे हैं, 2 पार्ट में बनाएंगे। अपर वाला पार्ट है हमारा टीपी के लिए, एक्स एक्सेस 0 और वाई एक्सेस। देखो भाई, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो तुम्हारे पास जगह पूरी बहुत ज्यादा है, तो तुम थोड़ा देख के बनाना भाई। ठीक, मेरे पास जगह तुमको एक साथ दिखाने के लिए कम है। एक्स एक्सेस 0 और वाई एक्सेस, यहां पर अपन ने ले लिया यूनिट्स, और यहां पर ले रहे हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां पर है यूनिट्स, और यहां पर है हमारा एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ध्यान देना है, टीपी का डायग्राम थोड़ा सा क्रिटिकल है। टीपी अगर अच्छे से बन गया तो तुम्हारे बाकी सारे डायग्राम इजीली बन जाएंगे। ठीक है ना भाई? आओ चलो बनाते हैं टीपी। ये है टीपी। ठीक है, जहां पर टीपी का मैक्सिमम पॉइंट आएगा वहां से तुम एक डॉटेड लाइन नीचे खींच दो। इससे क्या समझ में आ रहा है? और उसके बाद एक लाइन तुम और खींच दो जहां पर ये चीज टर्न हो रही है। ठीक है, अगर तुमने ये ड्रॉ कर लिया, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुमको, इस ट्रिक से तुम्हारा सारा काम आसान हो जाने वाला है, तुम्हारा डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। अब देखो, ये जो एमपी है इस पॉइंट पे हाईएस्ट है, और ये गिर गया, दिस इज एमपी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और जो एपी है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे कट किया और फिर फॉल। अब तुम्हारा डायग्राम 100% सही है, कोई भी टीचर काट नहीं सकता। दिमाग दे के तुमने डायग्राम बनाया है भाई। ठीक है, अब जरा लेबलिंग करने की बात आ गई। लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया है एम, इसका नाम रख दिया है टी, जगह नहीं है, आई होप दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद हमने इसको भी एम रख दिया नाम, जहां पे कट किया उसका नाम है ए। दिस इज L1, दिस इज L3, इसके बीच से L2 है हमारा, तो चलो वो भी बना देते हैं। दिस इज L1, L2, L3, L1, L2, L3। चलो भाई फटाफट से इतना तुम बनाओ डायग्राम, बनाओ 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 भाई बनाओ। जैसे ही डायग्राम बन जाए उसके बाद बनानी है तुमको ये एक लाइन, जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट एम। तो यहां से एक लाइन चलेगी जो पॉइंट ए पे कट करेगी और फिर पॉइंट टी पे कट करेगी। ध्यान से देख लो। ठीक है, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, सॉरी दिस इज स्टेज 1, एक सेकेंड, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3। पहली स्टेज यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक स्टेज 2, और यहां से यहां तक स्टेज 3। जल्दी से मार्क कर लो, मार्क किया, और यहां से भी चाहो तो एक टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट को मार्क कर दो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मेरे साथ बनाया, देखा ना तुमने क्रिटिकल डायग्राम है। ठीक, चलो भाई अब तुम्हें करना क्या है, जैसे ही तुमने डायग्राम बनाया उसके बाद तुम डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, पहले तो 3 स्टेजेस आएंगी एक्सप्लेनेशन में, स्टेज 1, स्टेज 1, 2 और 3।
स्टेज 1, 2, 3 में क्या क्या हो रहा है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें लिखकर भी दिखा दे रहा हूं, साथ साथ में तुम्हें एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन क्रिटिकल है तो मुझे लगा साथ साथ थोड़ा लाइव क्लासेस जैसा एक्सपीरियंस मिल जाए आपको, जैसा हम लोग स्पार्टन्स में और परसेंटेज बूस्टर के बैचेस में पढ़ाते हैं, तो तुमको थोड़ा सा वैसा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। सो स्टेज 1 में क्या होता है भाई, भाई बताओ। स्टेज 1 में होता है टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस, MP increases and reaches its maximum, और साथ में AP increases and reaches its maximum। ठीक है, थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बोल भी रहा हूं, क्या बात जो मैंने बोली वो तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, आओ देखते हैं। स्टेज नंबर 1 जो हमारी वो कंप्लाई कर रही है वो कहां से कहां तक है, स्टेज नंबर 1 यहां से यहां तक है। आई गेस तुमको दिख रहा होगा, ये लाल कलम यूज कर लिया है मैंने, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, देख भाई, टीपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, और साथ में एपी भी इंक्रीज कर रहा था और एपी भी अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। समझ में आ गई बात, यही तो मैंने यहां पर लिखा है। स्टेज नंबर 2 पर आ जाए फटाफट से, चलो भाई। स्टेज नंबर 2 पे क्या हैपनिंग हो रही है वो भी देख लो तुम। स्टेज नंबर 2 पे लिखो टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ तो रहा है। देख पहले तो बड़ी तेज तेज बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जो कि यहां से यहां तक है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड, इसमें एमपी क्या होता है, एमपी फॉल्स एंड रीचेस 0। इस स्टेज पे क्या हो रहा है, एमपी देख मेरे भाई फॉल कर रहा है और कहां पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। और साथ में एपी के साथ क्या हो रहा है, एपी ऑल्सो फॉल्स, एपी भी स्टेज पे फॉल हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। सेकेंड स्टेज में समझ में आया क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एमपी फॉल होके 0 पहुंच चुका है और एपी भी फॉल हो रहा है, ठीक है। तीसरी स्टेज पर आते हैं, थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एपी ऑल्सो फॉल्स। भाई देख, टीपी फॉल हो रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया, एपी फॉल हो रहा है। अब इन 3 स्टेजेस को बोलते क्या हैं, इन 3 स्टेजेस को बोलते हैं बच्चा, वो जरा लिख लो, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, लिखा। और इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है, बिकॉज यहां पर एमपी नेगेटिव हो रहा होता है, ठीक है, बराबर बात समझ में आ गई। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्लियर है, ऐसे एक्सप्लेनेशन करके आ जाओगे पेपर में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, जैसा लिखा है वैसे लिख लोगे ना, चल जाएगी ना बात। चल भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, इसके लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसके कॉजेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये कॉजेस क्या है, अच्छा आपसे पेपर में पूछे जाए ना पूछे जाए, आप ये लिख के जरूर चले आना भाई, ठीक है ना। कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यार इंक्रीजिंग रिटर्न्स का रीजन क्या है। लेट्स से मैं बोलूं मेरे गोडाउन में 3 मशीनरी है, एक मशीनरी ये, एक मशीनरी ये, एक मशीनरी ये, लेट्स से तीन मेरी प्रोडक्शन यूनिट है, 3 प्रोडक्शन यूनिट है। यहां पर इस मशीनरी पर अपन ने एक आदमी लगा रखा, एक आदमी लगा रखा, एक आदमी लगा रखा है। तो क्या हो रहा है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जितने भी मशीन है वो हमारी फिक्स फैक्टर है, जितने भी लेबर हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा था, हर मशीन पर एक बंदा लग रहा था, इसलिए पूरे फिक्स फैक्टर अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहे थे, जिसकी वजह से टीपी हमारा बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि एक ही बंदे को काम पूरा हैंडल करना था, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा था, टीपी बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या हुआ, हमारा टीपी धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगा, उसके ऊपर क्या मैंने बताया था ना, एक फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री थी, दूसरा मशीनरी था, लेट्स से तीसरा मशीनरी था, एक एक बंदा काम कर रहा था, ये तो पहला केस था। फिर क्या हुआ, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, हमने क्या किया, एक बंदा काम कर रहा था, मैंने एक बंदा और लगा दिया,
हमने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर दिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। जिस हिसाब से काम हो रहा था अब उस हिसाब से काम नहीं होगा, ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जो था वो बिगड़ चुका है। उससे क्या होगा? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स से ये जो ए बंदा था ये बहुत प्रोडक्टिव था और बी बंदा बहुत लथार्जिक है, तो मैंने ए बंदे को बी बंदा और ऐड कर दिया, तो जो हमने यूनिट्स ऐड की हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जितना ए प्रोडक्टिव था उतना बी प्रोडक्टिव नहीं है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है। इसकी वजह से हमारा टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है बॉस। थर्ड स्टेज पर आते हैं, कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब नेगेटिव रिटर्न्स मतलब क्या हो रहा? टीपी हमारा फॉल होने लगा। मैंने बताया था एक मशीनरी, दूसरा मशीनरी और तीसरी मशीनरी, बताया था ना ये चीज। अब यहां पर पिछली स्टेज में दो दो बंदे काम कर रहे थे, अब मैंने क्या किया? एक बंदा और ऐड कर दिया, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से हो गई ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब जरूरत थी एक लोग की, अब काम कर रहे हैं तीन लोग, जिसकी वजह से आगे दिक्कत। अब ए बोलता है बी से कि तुम काम करो, बी बोलता है सी से तुम काम करो, सी बोलता है ए से तुम काम करो, जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली इससे आगे मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बिकॉज इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगी। कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो मैनेजमेंट आएगा बीच में समझाने के लिए, बॉस की ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं, सही करो। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो रही है, उसकी वजह से हमारा टीपी जो है वो फॉल करता जा रहा है। बात समझ में आ गई तुमको? यहां तक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एकदम दिल से क्लियर हुआ है ना मेरी जान तुम्हें? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, और लास्ट टॉपिक है हमारा रिटर्न्स टू स्केल। इतना पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर नंबर 7 तुम्हारे आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएगा। अब रिटर्न्स टू स्केल तीन तरह से होते हैं, यहां पर भी होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? ये लॉन्ग रन होता था, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, और यहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं बॉस। इंक्रीजिंग में क्या होता है? आउटपुट जितनी तेज, आउटपुट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, उतनी तेजी से इनपुट इंक्रीज नहीं कर रहा है। इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सिमिलरली कांस्टेंट में क्या होता है? जितनी तेजी से आउटपुट इंक्रीज कर रहा है उतनी ही तेजी से इनपुट इंक्रीज कर रहा है। और रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होगा? आउटपुट जितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है इनपुट, मतलब आउटपुट कम तेजी से इंक्रीज कर रहा है और इनपुट ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, सॉरी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इतना पढ़ लो। अब तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, जो कि आपकी बुक में डिफरेंस करके भी दिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर और स्केल क्या होता है। पढ़ लेना, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन स्टेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं, या रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलकर क्वेश्चन पूछा जाता है। करके आना। समझ में ना आया हो, कोई परेशानी आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर लगता है कि नहीं मेरे किसी भी बैचेस में आपको एनरोल करना हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 8112601234, उस पर कॉल करें और फटाफट से आप आगे बढ़ सकते हैं। टिल देन, अगर इस वीडियो पे फटाफट से 1000 व्यूज आएंगे, अगला वीडियो आपके सामने आ रहा होगा, तो तुम्हारा भी थोड़ा दायित्व बनता है कि ये वीडियो अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।